हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे हार्ट की बीमारियों से रिलेटेड क्या क्या भ्रांतियाँ, क्या क्या मिथ है और उसको कैसे, उनका क्या सोल्यूशन है, क्या उनका रियलिटीज़ है, उस बारे में हम बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन हम लेते जाएंगे जिसके बारे में रिलेटेड क्या क्या मिथ्स है और उसका एक्चुअल रियलिटी या साइंटिफिक फैक्ट क्या है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप एंड एक्सपेक्ट कि ये टॉपिक बहुत यूज़फुल है लोगों के लिए, तो लोग इसे पूरा एंड तक देखेंगे ताकि बहुत सारी मन में जो शंकाएं या भ्रांति लोगों के दिमाग में रहती है वो क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और मिथ्स या थॉट जो मैंने कवर नहीं किया आज के टॉपिक में, वो अगर आपको मिलती है तो उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, तो ताकि फ्यूचर में हम उनको भी अपने टॉपिक में इन्वॉल्व कर सकें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की साइंटिफिकली करेक्ट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जब भी हम आपके लिए अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको उस कंटेंट का फ़ायदा उठाने में मदद मिले और हमें भी मोटिवेशन और प्रोत्साहन मिले। आते हैं आज के टॉपिक पर। कौन कौन सी ऐसे मिथ्स हैं, कौन कौन सी ऐसी धारणाएँ हैं, भ्रांतियाँ हैं जो कार्डियोलॉजी में एग्जिस्ट करती हैं और उनका रियलिटी क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, एक्चुअल साइंटिफिक फैक्ट क्या है, उस बारे में हम बात करेंगे। ये टॉपिक ऑब्वियसली कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के कॉमन मिथ्स बहुत सारे जो लोगों में प्रेवलेंट है। सबसे पहले बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी रिलेटेड मिथ्स के बारे में, यानी कि डिजीज़ के प्रेवलेंस को रिलेटेड क्या भ्रांतियाँ हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हार्ट अटैक की बीमारियाँ ओल्ड एज की बीमारी है। ये गलत है। आज के डेट में हार्ट अटैक बहुत यंग एज में भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जो यंग एज में भी हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं, तीन नली का ब्लॉकेज लेके भी आ रहे हैं। इसलिए हार्ट अटैक के लिए एज का क्राइटेरिया आज के डेट में काफ़ी गलत है। इवन मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस में भी 17 साल की एज में भी एंजियोप्लास्टी किया है, तो इसलिए एज हार्ट अटैक के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट क्राइटेरिया है, ये मानना गलत है। हार्ट अटैक आज के डेट में यंग पेशेंट्स में भी देखने को मिल रही है, इसलिए ये सोचना गलत है कि अगर बहुत यंग आदमी है 20-25 साल को, उसको छाती में दर्द हो रहा है तो वो हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल नहीं है। काफ़ी इस तरह के पेशेंट में भी हार्ट अटैक आ सकता है। सेकेंड, हार्ट अटैक मेल पेशेंट्स की बीमारी है, फीमेल में नहीं हो सकती। ऑब्वियसली ये भी मिथ है। हाँ, हालांकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो आपको हार्ट अटैक के कंपैरिजन में जब तक महीना आना बंद नहीं हो जाता है, यानी मेनोपॉज नहीं आ जाता, तब तक फीमेल्स को वो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोटेक्ट करता है हार्ट अटैक आने से। लेकिन ये 100% गारंटीड नहीं होता। डायबिटिक पेशेंट में, खासकर अगर फीमेल में डायबिटीज़ हो, तो हार्ट अटैक फिर भी आ सकता है। मेनोपॉज के बाद ये अपने आप कैचअप करने लगता है, तो इसलिए यंग पेशेंट्स फीमेल अगर आए तो उनको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, ऐसा मत सोचिए। थर्ड, अगर किसी को लोगों को ये भ्रम होता है कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ इंडिया में अनकॉमन है, इंडिया में ज़्यादा नहीं होते, फॉरेन कंट्रीज़ में, क्योंकि ये रिच और अफ्लुएंट क्लास की बीमारी है इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है। इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल माना जाता है और डायबिटीज़ हार्ट अटैक के लिए 3 से 4 गुना कॉज करने वाला इंपॉर्टेंट, रिस्क को बढ़ाने वाला इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है। इसलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है हार्ट अटैक। अंडर डायग्नोस होता है कि बहुत सारे केसेस एसिम्टोमेटिक होते हैं या कम सिम्टम वाले होते हैं, लोग उसको एसिडिक गैस मान के इग्नोर कर देते हैं, मिस आउट कर देते हैं, इसलिए पिकअप नहीं हो पाती। अदरवाइज ये अनकॉमन बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। एक और मिथ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जिनके भी परिवार में किसी को हार्ट अटैक आया है उसमें हर एक व्यक्ति को अगले को भी हार्ट अटैक आने का चांस है। यूजली एक प्री मैच्योर हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट होता है कि जिनको भी अगर हार्ट अटैक 45 की एज से पहले अगर आया है उनकी फैमिली में, तो उनके लिए जेनेटिक कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस माना जाएगा। या किसी की फैमिली में मल्टीपल लोगों को अगर हार्ट अटैक आया तो उसमें फैमिली फैक्टर को इंपॉर्टेंट माना जाएगा। इसके अलावा बाकी हर केस में अगर किसी के फादर को हार्ट अटैक आया या किसी की मदर को हार्ट अटैक आया तो वैसे हर पेशेंट को हार्ट अटैक आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका रिस्क कम बढ़ ज़रूर जाता है, लेकिन हर एक पेशेंट में इसका रिस्क सबको होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिस्क का रोल 5 to 10% होता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब बात करेंगे सिम्टम्स रिलेटेड कौन कौन से मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में। ज़्यादातर लोग को लगता है कि हार्ट अटैक हमेशा पेनफुल ही होगा। पेनलेस हार्ट अटैक का लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता। लोग बोलते हैं कि पेन नहीं तो हार्ट अटैक कैसे। 22%, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टाइम्स हार्ट अटैक पेनलेस भी हो सकता है। खासकर डायबिटिक, एल्डरली पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स में हार्ट अटैक पेनलेस हो सकता है। इसीलिए अगर पेन नहीं हो रहा है तो हार्ट अटैक नहीं है, ये सोचना गलत है। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से बहुत लोग की जान जाती है। अगला मिसकंसेप्शन है पेन हार्ट क्योंकि लेफ्ट पे है तो पेन भी लेफ्ट साइड पे होगा। ये भी कॉमन मिसकंसेप्शन है। लोग मान के चलते हैं कि पेन क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड पे है तो पेन भी उसी साइड पे आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। हार्ट का पेन गले से लेकर नाभि तक, दोनों शोल्डर, पीठ में कहीं पे भी जा सकता है। नाभि से नीचे यूजली नहीं जाता, गले से ऊपर यूजली नहीं जाता, पर उससे बीच में कहीं पे भी पेन हो सकता है। और ये सोचना बिल्कुल ही गलत है कि अगर पेन राइट साइड का है तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। हार्ट का पेन कहीं पे भी हो सकता है।
इसके अलावा काफ़ी लोग, क्योंकि मूवीज़ देख के लोग को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक के पेशेंट में सबको पसीना आना चाहिए, तो लोग को लगता है कि पसीना नहीं आए तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ये भी गलत है। हार्ट अटैक में सीवियर पसीना आना 5-10% लोगों में ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोगों में उतना सीवियर स्वेटिंग नहीं होता, और माइनर पसीना आने की इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे पसीना की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि अगर किसी को सीवियर स्वेटिंग हो रही है कि पूरा शरीर भीग जाता है, पूरे कपड़े भीग जाते हैं, तो ही उसको सिग्निफिकेंट स्वेटिंग मानते हैं, अदरवाइज़ उसको सिग्निफिकेंट स्वेटिंग नहीं मानते हैं। एक और भ्रांति है, पहला हार्ट अटैक लोग को लगता है कि पहला हार्ट अटैक तो माइनर होता है, तीसरे में लोग की जान जाती है। ऑब्वियसली तीसरा हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि बॉडी में 3 नली है, तो तीनों नली में हार्ट अटैक आ जाएगा तो आदमी डेफिनेटली मर जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट इसलिए वो लोग मान के चलते कि पहले अटैक में हमारा पेशेंट मर गया, ऐसे कैसे हो सकता है, सब हमारा पेशेंट पहले अटैक में कैसे मर सकता है। तो ये समझाना लोगों को बहुत मुश्किल पड़ता है कि पहला अटैक हो या आखिरी अटैक हो, अगर अटैक बड़ा है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। पहले अटैक में भी आदमी मर सकता है, 15% पेशेंट हॉस्पिटल ना पहुँचे ऐसा हो सकता है, और पहला अटैक माइनर भी हो सकता है। डिपेंड इस बात पे नहीं करता कि पहला है कि तीसरा है, वो डिपेंड करता है कि कितनी नलियों का इन्वॉल्वमेंट है, कितने ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं और कितना बड़ी नली का इन्वॉल्वमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, ऑब्वियसली मल्टीपल अटैक्स आने के साथ रिस्क बढ़ ज़रूर जाता है, पर पहले अटैक में जान नहीं जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा लोगों के दिमाग में रहता है कि हार्ट अटैक में पेशेंट का पेन अगर आया है तो कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए, पेन खत्म हो गया तो हार्ट अटैक कैसे हो सकता है साहब। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हार्ट अटैक का पेन ऐसा थोड़ी है कि हार्ट अटैक आ गया तो ज़िंदगी भर तक आदमी को पेन चालू रहेगा। पेन ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद कम हो जाएगा अपने आप। अगर हार्ट अटैक का पेन है भी तो वो सालों साल थोड़ी चलता रहेगा। वो पेन का ऐसा रहता है कि जब नली में या तो कोलैटरल्स बनने की वजह से थोड़ा ब्लड सप्लाई आ जाता है तो लैक्टिक एसिड बनना बंद हो जाता है तो पेन चला जाता है। सेकेंडली, अगर नली जिस एरिया को सप्लाई करती है वो एरिया पूरी तरह से डेड हो जाता है, नेक्रोज हो जाता है, तो भी लैक्टिक एसिड बनना बंद हो जाता है, तो भी पेन चला जाता है। तो हार्ट अटैक का पेन भी 2-4 घंटे 5 घंटे तक ही रहेगा, घंटों तक या महीनों तक चलता रहेगा, वैसा सोचना गलत है। ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, जिसको निवारण करना ज़रूरी है। ये मिसकंसेप्शन को समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट समझते नहीं है, पेशेंट मानते नहीं है कि इनको हार्ट अटैक है, और उसके बाद फिर जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है और जब जान चली जाती है उसके बाद लोग बोलते हैं कि साहब आपने ठीक से समझाया नहीं, तो हम तो समझ जाते। तो ये लोगों को समझना ज़रूरी है कि ये जब जो कॉमन पिक्चर देख के लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गए या एक दूसरे से सुन के लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गए, वो गलत हैं। रूटीन कार्डियोलॉजिकल प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें इससे अलग हो सकती है। कई लोग के दिमाग में ऐसा आता है कि साहब दर्द हो रहा था, अभी दर्द कम हो गया तो रिस्क कम हो गया, जो कि मैंने आपको कहा कि दर्द कम हो गया तो रिस्क कम हो गया, वैसा नहीं है। नली तो आपकी अभी भी या तो बंद है, 99% या 95% है। दर्द कम होने का 3 कारण हो सकते हैं, या तो नली ट्रांजिएंटली थोड़ी खुल गई है पर इसका ये मतलब नहीं है कि वापस से बंद नहीं होगी। सेकेंडली, या तो कोलैटरल्स आने की वजह से थोड़ा लैक्टिक एसिड बनना कम हो गया इसलिए पेन कम हो गया, या एरिया पूरी तरह से डैमेज हो गया इसलिए पेन कम हो गया है। पर पेन कम हो गया तो रिस्क भी कम हो गया ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि पेन कम होने के बावजूद रिस्क और बढ़ जाता है, इसका मतलब टिश्यू और ज़्यादा डेड हो गया है। तो वैसे पेशेंट में ये सोचना बिल्कुल ही गलत है कि पेन ख़त्म तो रिस्क ख़त्म। ये कॉन्सेप्ट गलत है और इसको फॉलो करने में लोगों की जान का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करेंगे ब्लॉकेजेस रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। ब्लॉकेजेस के बारे में कई लोग के मिसकंसेप्शन है कि रेड वाइन पीने से ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो शो करती है। रेड वाइन डेफिनेटली थोड़ा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, पर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के साथ ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। तो इसलिए ब्लॉकेज वाइन पीने से खुल जाएगा ये कॉन्सेप्ट गलत है, और इसके लिए वाइन पीना है बिल्कुल वो गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा मत करिए। कई डॉक्टर्स भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आप पेशेंट को इनकरेज बिल्कुल मत करिए कि वो अल्कोहल ले और ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए। ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो बड़ा शो करती है कि इतने लोग को वाइन पिलाया और इतने लोग को वाइन नहीं पिलाया और फिर वाइन वालों की ब्लॉकेज खुल गई, ऐसी कोई स्टडी नहीं है। नॉन साइंटिफिक थेरेपी से ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। ये तो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग साइंटिफिक थेरेपी जिसका एविडेंस है जो 99% कराएंगे वो करने के बदले लोग 1% जो लोग नहीं कराते हैं और जो फालतू की बकवास करते हैं उनके पीछे लोग जाते हैं। अनसाइंटिफिक थेरेपी को लोग ज़्यादा रेलेवेंट मानते हैं और उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं। अगर एंजियोप्लास्टी में डॉक्टर आपको गारंटेड नली का ब्लॉकेज खोल के दे रहा है तो आप वो नहीं कराएंगे। जो क्लेम कर रहा है कि आयुर्वेदिक दवा से हम उसको खोल देंगे या होम्योपैथिक मेडिसिन से हम उसको खोल देंगे या कोई कीलेशन थेरेपी से हम खोल देंगे कि ईसीपी से खोल देंगे, नेचुरल बाईपास कर देंगे, ऑल दिस इज एब्सोल्युटली फेक।
कुछ नहीं इसमें रिजल्ट्स नहीं मिलता है। अगर ऐसा है तो आप उनको बोलिए कि हमें डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट्स बताइए, हम आपको इतना पैसा देंगे, आप मुझे 6 महीने के अंदर मेरा ब्लॉकेज खोल के बताइए। अगर नहीं खोलेंगे तो एक पैसा भी नहीं देंगे, अगर खोलेंगे तो डबल पैसा ले लो। आप डायरेक्टली बात करके देखिए और डेफिनेटली आई गारंटी यू कि कोई भी डॉक्टर ऐसा क्लेम नहीं करेगा। जबकि एंजियोप्लास्टी और बाईपास में डॉक्टर आपको गारंटेड क्लेम करेगा कि आप 10 जगह चेक करा लीजिए, स्टेंट में रिब्लॉकेज होने का चांस सिर्फ 5% है। 95% केस में आपका ब्लॉकेज खुल जाएगा और आप इसको कहीं पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी थेरेपीज़ में क्या होता है कि आपको वो बार बार एंजियो कराने नहीं बोलते हैं ये डॉक्टर्स, तो इसकी वजह से आपको मन में रह जाता है, आपको लगता है कि चलो मेरे को बेटर लग रहा है, मेरा पेन चला गया, इसका मतलब ब्लॉकेज चला गया। ऐसा नहीं है, पेन चला गया, ब्लॉकेज चला गया, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। पेन चला अपने आप भी चला जाएगा, थोड़े टाइम के बाद बॉडी उसके साथ एडजस्ट करना सीख लेती है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि ब्लॉकेज चला गया। ये एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि थोड़े टाइम के बाद जब वो एडजस्ट हो जाते हैं अपनी कंडीशन के साथ तो उनको लगता है ब्लॉकेज भी चला गया। वैसा नहीं है। इसका फ़ायदा सारे ये नॉन साइंटिफिक थेरेपी वाले उठाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब पेशेंट एंजियो नहीं करेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ब्लॉकेज उतना का उतना ही है। इनफैक्ट तो ब्लॉकेज और कभी कभी बढ़ भी जाता है। तो पेशेंट की बॉडी ने एडजस्ट कर लिया, उसका ये मतलब नहीं है कि थेरेपी का फ़ायदा हो गया। उसका मतलब ये है कि आपने चेक नहीं कराया इसलिए आपको पता नहीं चला। बाद में जब वो पता चलेगा तब वो और सीवियर हो जाएगा। क्या एक्सरसाइज से ब्लॉकेज खुल सकता है? नहीं, एक्सरसाइज से भी ब्लॉकेजेस नहीं खुल सकते। एक्सरसाइज से ब्लॉकेज का बढ़ना कम हो सकता है, कुछ हद तक प्लाक में स्टेबिलिटी आ सकती है, पर एक्सरसाइज करके या खान पीने में चेंज करके आप ब्लॉकेजेस को खोल सकते हैं, या दुनिया में कोई भी दवा से आप ब्लॉकेजेस को खोल सकते हैं। ये सारा मिसकंसेप्शन है। कोई भी ऐसी दुनिया में दवा आज के डेट में अवेलेबल नहीं है जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस को खोल सके। दवा पर काम चलने का मतलब और दवा पे ब्लॉकेजेस खुलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दवा पे काम चलने का मतलब ये है कि आपको तकलीफ नहीं होगी, अटैक आने का रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन जान जाने का रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन ब्लॉकेजेस खुल जाएगा। ये मिसकंसेप्शन है। लोग मान के चलते हैं कि 70% से ज़्यादा हो तो स्टेंट करना है, 70% से तो दवा पर खुल जाएगा। दवा पे खुलता नहीं है, दवा पर काम चलता है। अटैक आने का रिस्क कम हो जाएगा, जान जाने का रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन ब्लॉकेज खुल जाएगा। ये मिसकंसेप्शन है, ये मिथ है, लोगों के दिमाग में भ्रांति है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आती हैं। कई लोग को ऐसा लगता है कि हमने एक्सरसाइज की, हमने योगा किया और लौकी का जूस पी लिया, ब्लॉकेज खुल जाएगा। एक भी ऐसा मुझे केस बता दीजिए जिसमें लौकी का जूस पी के किसी का ब्लॉकेज खुल गया हो, तो मैं कार्डियोलॉजी छोड़ दूंगा। पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज अनसाइंटिफिक, कंप्लीटली अनसाइंटिफिक। इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, कोई वो नहीं है। पेशेंट का डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेज हो, मैं अनसाइंटिफिक बकवास की बात नहीं करूँगा कि हमारे एक रिलेटिव को दर्द कम हो गया तो आप बोलोगे साहब उसका अच्छा हो गया। आप 100 पेशेंट लीजिए, 100 को लौकी का जूस पिलाइए और 100 पेशेंट को मेडिसिन दीजिए या एंजियोप्लास्टी कीजिए। वो लौकी के जूस वालों का सबका आप एंजियो चेक करके देखिए और मुझे दिखा दीजिए कि कितने केसेस का उसमें ब्लॉकेजेस एग्जिस्टिंग खुल रहा है। यहाँ पर मैं ब्लॉकेजेस की बात कर रहा हूँ, मैं क्लॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लॉट्स के साथ ये लोग आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। क्लॉट्स मतलब खून का थक्का होता है जो कि अपने आप ही घुल जाता है थोड़े टाइम के बाद। हार्ट अटैक करता है और अपने आप घुल जाता है, वो अपने आप चला गया है, वो किसी जूस से खुला है ऐसा नहीं है। पर लोग उसको कंफ्यूज क्या करते हैं कि खुल गया तो बस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, वैसा नहीं है। ब्लॉकेज जो कोलेस्ट्रॉल का है, चाहे वो 70% है, 80% है, 90% है, वो कैसा भी थेरेपी आप कर लो, कितना भी जूस पी लो, उसमें नहीं खुलने वाला, 1% का भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्चुअली में एट द एंड ऑफ द डे आपको प्लास्टी ही करानी पड़ेगी। आपको तकलीफ कम हो गई है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका ब्लॉकेज खुल गया है वैसा मत सोचिए। आपको डेफिनेटली एंजियो करा के आपको दुनिया में किसी भी कोने में एंजियो चेक कराएंगे तो आपको सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, दैट इज़ अ गारंटी। इसके अलावा अब बात करेंगे थेरेपी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। लाइटिक थेरेपी जो एंजियोप्लास्टी से पहले या कई बार हार्ट अटैक के पेशेंट में इमरजेंसी इंजेक्शन दिया जाता है। लोगों को लगता है इंजेक्शन दिया 50,000 वाला तो नली खुल गई होगी, ऐसा नहीं होता। ये इंजेक्शन खाली क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लड का जो थक्का है वो डिसॉल्व होगा, इससे ब्लॉकेज नहीं जाएगा। तो इसलिए 80 to 95% केसेस में वहाँ पे स्टेंट तो लगेगा ही लगेगा। 5 to 10% केसेस में ही आपका नली पूरी खुल जाएगी और कंप्लीटली रिकैनलाइज हो जाएगी वेसल और उसमें स्टेंट नहीं लगेगा, पर वो आपकी किस्मत है। यंग पेशेंट में पूरे ब्लॉकेज के खुल जाने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज कम होता है, ब्लड के क्लॉट ज़्यादा होते हैं। उम्र दराज पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज ज़्यादा होता है, क्लॉट्स कम होते हैं, इसलिए उम्र दराज पेशेंट में खुलने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा कम होता है। इसके अलावा लोगों को ऐसा लगता है कि कोई कॉस्टली थेरेपी की तो उसमें 100% सक्सेस मिलना चाहिए। अगर आपने लेज़र थेरेपी किया या आपने लेज़र थेरेपी किया या नेचुरल बाईपास किया या इस तरह का कोई थेरेपी आपने किया तो उससे ब्लॉकेज पूरी तरह से खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। लोगों का मिसकंसेप्शन है कि फैंसी थेरेपी करने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लोग रोबोटिक एंजियोप्लास्टी के पीछे जाते हैं जिसमें ह्यूमन हैंड्स के बदले रोबोटिक आपका एंजियोप्लास्टी करेंगे और लोग को लगता है कि उस 1 लाख के बदले 10 लाख खर्चा करेंगे तो उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा।
बिल्कुल गलत है। जितना ह्यूमन हैंड से जितनी अच्छी एंजियोप्लास्टी होती है रोबोट्स में, उसका 1/10 अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, कॉस्ट आपका 10 गुना बढ़ जाएगा। सिमिलरली लोगों को लगता है एंजियोप्लास्टी में जो लेज़र है, लेज़र से एंजियोप्लास्टी करेंगे तो स्टेंट के बदले है, वो भी गलत कॉन्सेप्ट है। लेज़र एंजियोप्लास्टी का एडजंक्ट है, एडजुवेंट है, लेकिन उसके बदले नहीं है, स्टेंट के बदले वो नहीं आता है। वैसे डायमंड कोटेड ड्रिल वाला भी है कि ड्रिल करके नली को खोल देंगे और उसमें स्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक किसी ने वीडियो वो भी बना दिया था कि क्लॉट को सक्शन करके निकाल देंगे और उसमें स्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब फेक है और इस सब चीज़ों में का कोई रोल नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे एंजियोप्लास्टी इज़ द बेस्ट वे, जो आपको करना वही पड़ेगा। बाकी सब चीज़ उसको हेल्प करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लॉट निकालने के लिए या ब्लॉकेज निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टेंट तो सब में करना ही पड़ेगा। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि जितना महंगा थेरेपी कराए उससे फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा, जितना फैंसी चीज़ों के पीछे जाएंगे उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा। आपका सिर्फ खर्चा ही ज़्यादा होगा, फ़ायदा कुछ ज़्यादा नहीं होगा, आपका खर्चा 10 गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एंजियोप्लास्टी से सर्वाइवल गारंटी हो जाना चाहिए। अगर किसी का एंजियोप्लास्टी हो गया तो ब्लॉकेज खुल गया तो उसकी जान बच जानी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हार्ट अटैक के पेशेंट में हार्ट अटैक आने पर अगर ट्रीटमेंट ना करो तो मृत्यु का चांस 30% होता है। ट्रीटमेंट करने के बाद भी 8 से 10% मृत्यु का चांस होता है। रीज़न बीइंग कि हम नली को खोल सकते हैं, हम जो टिश्यू डैमेज हो गया उसको ज़िंदा नहीं कर सकते। मरे हुए टिश्यू के हिसाब से कई बार सडनली रिदम कम ज़्यादा हो सकता है, हार्ट फट सकता है, कुछ क्लॉट हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो एंजियोप्लास्टी कर देना सर्वाइवल की गारंटी नहीं है। आपने लाख रुपए 2 लाख खर्चा कर दिया तो पेशेंट बच ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बचने का चांस बढ़ जाएगा लेकिन गारंटी कोई नहीं होती। 8 से 10% जान जाने का चांस फिर भी हो सकता है। एक और मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि खून पतला करने वाले जो इंजेक्शन देते हैं वो 100% सेफ़ है। वो भी 100% सेफ़ नहीं है, क्योंकि पूरी बॉडी का वो ब्लड को पतला करता है। कभी कभी ज़्यादा अगर पतला हो जाए तो ब्रेन में ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है, जान उस इंजेक्शन से भी जा सकती है। तो इसलिए वो इंजेक्शन 100% सेफ़ नहीं है। ये भी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। एक और मिसकंसेप्शन है कि स्टेंट जो लगाते हैं उसकी लाइफ 5-10 साल की होती है, उसके बाद उसको बदलना पड़ता है। लोग अपने किसी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का रिजल्ट देख के जिसमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी वैसा देख के उनको लगता है कि उनका स्टेंट बंद हो गया तो हमारा भी बंद हो जाएगा, या हमारे भी स्टेंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिकेटेड स्टेंट में रीब्लॉकेज का चांस यूजली लेस देन 5% रहता है, नॉन मेडिकेटेड स्टेंट में 25% होता है। आजकल सब जगह मेडिकेटेड स्टेंट ही यूज़ करते हैं, इसलिए रीब्लॉकेज का चांस 5% है। बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको भी प्रॉब्लम आएगा पहले 1 साल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। स्टेंट की लाइफ यूजली लाइफ टाइम ही रहती है, 5-10 साल में ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, ऐसा यूजली नहीं होता। इसके अलावा लोगों के मिसकंसेप्शन रहता है कि बाईपास सर्जरी कर दिया क्योंकि वो बड़ी सर्जरी है तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के रिजल्ट्स लगभग सिमिलर ही होते हैं। बस ये है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस में जहाँ एंजियोप्लास्टी टेक्निकली फीजिबल नहीं होती है वहाँ लोग बाईपास प्रेफर करते हैं, जहाँ मल्टीपल नलियों के ब्लॉकेजेस हो, फैली हुई बीमारी हो, मल्टीपल एरियाज इन्वॉल्व हो, लेफ्ट मेन वगैरह का इन्वॉल्वमेंट हो, कैल्सीफाइड नली हो, वहाँ पे लोग बाईपास को प्रेफर करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि बाईपास क्योंकि बड़ी सर्जरी है तो उसमें सब कुछ अच्छा हो जाएगा और कभी तकलीफ नहीं आएगी, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। दूसरा, कुछ लोग को बाईपास सर्जरी के बारे में भ्रांति होती है कि बाईपास में सर्जन ग्राफ्ट जो लगाता है वो बेसिकली एक आर्टिफिशियल ट्यूब होता है जो कि या एक पाइप होता है जो कि मेन नली को आपकी जो खुद की नली है उससे कनेक्ट करता है, पर वो नली को रिप्लेस नहीं कर सकता। काफ़ी लोग को ये मिसकंसेप्शन होता है कि नली को सर्जन चेंज कर देगा, पर वैसा नहीं है। सर्जन नली को सिर्फ रिपेयर कर सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता। ऊपर वाले ने अपनी नेचुरल नली में करोड़ों कोलैटरल्स बनाई है, छोटी छोटी, जो पूरे कोशिकाओं में ब्लड सप्लाई करती है। कोई भी सर्जन उसको क्रिएट नहीं कर सकता। तो सर्जन सिर्फ नली को चेंज कर सकता है, लेकिन कनेक्ट तो उसको खुद की नली में ही करना पड़ेगा। उसको कोलैटरल्स डेवलप करने का कोई सर्जिकल टेक्निक नहीं है। ये सारे मिसकंसेप्शन है जिसके बारे में हमने बात किया। आई होप कि मेजॉरिटी ऑफ द मिसकंसेप्शन जो आपके दिमाग में है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी लगे तो मेरे वीडियो से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को हमने सेपरेटली भी कवर किया है जिसमें आप उनको डिटेल में देख के समझ सकते हैं उनके कॉन्सेप्ट को। एक ही टॉपिक में सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करना पाना तो थोड़ा मुश्किल है, पर मैंने एक चंक में आपको बताने की कोशिश की कि कौन कौन से कॉमन भ्रांतियाँ हैं लोगों के दिमाग में और उसका एक्चुअल रियलिटी क्या है उस बारे में बात की। डिटेल डिस्कशन के लिए सेपरेट वीडियोज़ हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए हैं। आज के टॉपिक से आई होप कि आपको कुछ क्लिनिकली रेलेवेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आपको बीमारी को समझने में कुछ मदद मिली होगी। मेरे चैनल का बेसिक कंसेप्ट है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह की कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े, आपको डॉक्टर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर और गूगल पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्टेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और गूगल से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी कचरी होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान भी हो जाता है।
इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए रेलेवेंट है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, ताकि आप उसको समझ के इम्प्लाई कर सकें, अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। यदि आपको मेरे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए भी यूजफुल है तो इसको लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई और टॉपिक पर हमें वीडियो बनाना चाहिए अपने चैनल पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में हमें बताइए, ताकि फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। सो दिस इज डॉक्टर नवीन अग्रवाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा, समझा, और आपकी काफ़ी मिथ्स और भ्रांतियाँ हो सकता है इससे क्लियर हुई हों। अगर फिर भी कोई मिथ्स रह गए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में लिख के हमें बताइए, तो हम उनको भी क्लियर करने का कोशिश करेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें इंकरेजमेंट मिले कि इस तरह के साइंटिफिकली अच्छे इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए रेगुलरली अवेलेबल कर सकें।